सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। एंड क्लास 7 जो हमने पढ़ी थी उसका पार्ट बी जो है वो बचता था। एंड मैंने अपलोड करने का वादा किया था कि मंडे को अपलोड हो जाएगा, लेकिन एक फिर पीस ऑफ एडवाइस जो है एक हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी तरफ से आई थी कि सर अमेंडमेंट के साथ जो है वो पढ़ाइए। पहले मैं सोच रहा था कि पार्ट ए और पार्ट बी करके जो ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है इसका उसको मैं पढ़ाऊँगा और उसके बाद थर्ड लेक्चर जो आएगा उसमें मैं अमेंडमेंट्स जितने भी होंगे वो मैं पढ़ा दूँगा। लेकिन आदिल भाई जो हैं हमारे जो हमारे टेलीग्राम से हमारे साथ जुड़े हैं, यूट्यूब में भी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने जो है एडवाइस दी हमें कि एक जो भी वीडियो जो हम बना रहे हैं वो अमेंडमेंट के साथ ही दोनों वीडियोस बनाएं। तो इसलिए फिर जो पहला पार्ट हमने बनाया था, जो पार्ट ए में जितना भी हमने 8 चैप्टर के बारे में पढ़ा था उसके अमेंडमेंट जो है वो मैं उस टाइम आपको नहीं दे पाया था, क्योंकि मैं सोच रहा था कि थर्ड वीडियो जो होगी इसको ओरिजिनल वाले को कंप्लीट करने के बाद तब मैं अमेंडमेंट अलग से सारे पढ़ाऊँगा। लेकिन आदिल भाई की रिक्वेस्ट पर, आदिल भाई की एडवाइस पर मैंने जो है अमेंडमेंट जो ढूंढे हैं, आदिल भाई ने मुझे सोर्स भी बताए हैं और अमेंडमेंट जो है वो ढूंढे हैं। और पार्ट ए जो वीडियो थी पार्ट ए की, उसमें हमने जो 8 चैप्टर पढ़े थे उसके रिलेटेड जितने भी अमेंडमेंट हैं वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, छोटी वीडियो बनेगी। अमेंडमेंट हम उसके बारे में पढ़ लेंगे और इसके बाद जो सेकंड पार्ट रहेगा उसको भी हम अमेंडेड वर्जन में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो अच्छा रहेगा, 3 वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अच्छी बात है। तो आइए इस वीडियो में हम वही पढ़ेंगे कि पार्ट ए में जो हमने पढ़ा था उसके रिलेटेड जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं अभी तक वो हम पढ़ेंगे, और पार्ट बी जो है वो आपको जल्दी मिल जाएगा 1-2 दिन में। तो आदिल भाई का मैं बिल्कुल शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने हमें एक क्वालिटी एडवाइस जो है वो इस मामले पर दी है। और ऐसी एडवाइस अगर कोई और भी हमें देना चाहता है कि क्या सुधार हमें अपनी वीडियोस में और लाने चाहिए, तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम है उनके लिए। और आदिल भाई का मैं बिल्कुल इस वीडियो में शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उनकी बहुत ही अच्छी एडवाइस रही है। उसके बाद वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और मैं आपको बात कर दूं कि कल जो है आखिरी डेट है असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के फॉर्म भरने की। तो जिसने भी नहीं भरा है किसी भी वजह से, तो प्लीज़ आज और कल के 2 दिन हैं तो आप जाके अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ये है पार्ट वन का जो पहला चैप्टर था। मैंने आपको कहा था कि पहला चैप्टर डेफिनेशंस में डील करता है और वो डेफिनेशंस आपके काम की नहीं है। तो पार्ट सेकंड जो है उसमें हम पढ़ते हैं उसमें क्या क्या अमेंडमेंट जो वो हुई हैं। तो पार्ट सेकंड जो है वो रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को लेकर था। और इसमें जो अमेंडमेंट जो हुई हैं उसमें ये एक चीज़ है कि जब हमने रजिस्ट्रेशन के ऊपर पढ़ा था तो रजिस्ट्रेशन में हमने कहा था कि रजिस्ट्रार जो है वो पहले प्रोविजनल किसी सोसाइटी को रजिस्टर करता है 6 महीने के लिए, और उसके बाद 6 महीने के बाद कुछ कंडीशंस होती हैं एंड उसके बाद उसको परमानेंट सर्टिफिकेट मिलता है रजिस्ट्रेशन का। लेकिन वहाँ पर पीरियड जो था वो पहले मेंशन नहीं था कि कितने महीने के अंदर जो है रजिस्ट्रार को वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो है अलॉटमेंट करनी पड़ेगी। तो जो अमेंडमेंट हुई है उसमें बिल्कुल ये पीरियड बताया गया और ये कहा गया है कि रजिस्ट्रार जो है वो 1 महीने के अंदर ही, जब भी उसको एप्लीकेशन मिलेगी कोई भी सोसाइटी को रजिस्टर करने की, उस एप्लीकेशन के 1 महीने के अंदर अंदर ही उसको प्रोविजनल सर्टिफिकेट अलो करना है। अगर वो सारी कंडीशन मेट कर रहा है तो उसको प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप अलो कर दीजिए, और अगर वो कंडीशन मेट नहीं कर रहा है और आपको उसको रजिस्टर नहीं करना है तो उसको जो रिफ्यूज़ल ऑर्डर है वो भी 1 महीने के अंदर अंदर रिफ्यूज़ल ऑर्डर उसको मिल जाना चाहिए विद रीजंस। ठीक है, जो भी रीजंस है जिसकी वजह से आपने उसको रजिस्टर नहीं किया है उस रीजन के अंदर 1 महीने का जो टाइम है उसके अंदर या तो आपको रजिस्टर कर देना है उसको, या तो आपको रिफ्यूज़ल ऑर्डर उसको दे देना है। तो ये टाइम पीरियड पहले मेंशन नहीं था जो कि अमेंडमेंट में मेंशन किया गया है। ये चीज़ें क्रॉस हैं, इसको इसमें कुछ खास नहीं है आपके लिए। उसके बाद नेक्स्ट है अमेंडमेंट जो बाईलाज़ का। तो हमने कहा था कि बाईलाज़ जो हैं वो उसमें अमेंडमेंट जब करनी होती है तो प्रपोज़ल जो है वो रजिस्ट्रार को भेजा जाता है, और दूसरा है कि रजिस्ट्रार खुद भी चाहे तो अमेंडमेंट कर सकता है। और इसमें भी पहले टाइम पीरियड नहीं दिया गया था, लेकिन इसमें भी अब ये टाइम पीरियड दिया गया है कि 1 महीने के अंदर अंदर, यानी सोसाइटी जो है जब अगर रजिस्ट्रार को अमेंडमेंट के लिए कोई प्रपोज़ल भेजती है कि हमें अमेंडमेंट की ज़रूरत है इन अमेंडमेंट की, तो रजिस्ट्रार को 1 महीने के अंदर ही जब भी उनकी एप्लीकेशन मिलेगी अमेंडमेंट की सोसाइटी की, तो उसकी एप्लीकेशन की रिसीव के
1 महीने के अंदर अंदर उसको अमेंडमेंट या तो करने पड़ेंगे या तो उसको रिफ्यूज़ करने पड़ेंगे। ये तो आपको पता है कि डिस्क्रिशनरी पावर है रजिस्ट्रार की, वो माने या ना माने। लेकिन मान लीजिए कि अगर उसने एक्सेप्ट किया है तब भी 1 महीने के अंदर अंदर वो रजिस्टर करने पड़ेंगे अमेंडमेंट, और अगर रिफ्यूज़ कर रहा है तो उसको रिफ्यूज़ल ऑर्डर देना पड़ेगा, वो भी 1 महीने के अंदर अंदर विद रीजंस। ठीक है, तो ये भी अमेंडमेंट में बताया गया। उसके बाद है जो रजिस्ट्रार खुद से जो पावर है उसको अमेंडमेंट करने की, उसमें जो है कुछ अमेंडमेंट हैं, आइए देखते हैं। इसमें हमने पढ़ा था कि अगर एक सोसाइटी जो है वो अमेंडमेंट नहीं कर पाती है, रजिस्ट्रार जब उनको प्रपोज़ल भेजता है कि आपको ये अमेंडमेंट करने हैं और सोसाइटी अमेंडमेंट नहीं कर पाती, तो रजिस्ट्रार क्या करता है कि खुद से उसको सर्टिफाई कर देता है। एक टाइम पीरियड होता है, उसके अंदर अंदर उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर उनको मौका दिया जाता है सोसाइटी को कि आप अमेंडमेंट जो है उनको ड्राफ्ट कीजिए, और अगर सोसाइटी नहीं ड्राफ्ट कर पाती तो खुद से जो है वो फिर पूरे अमेंडमेंट को रजिस्टर करके वो उसकी कॉपी जो है वो रजिस्ट्रार सोसाइटी को दे देता है। लेकिन कहता है कि नथिंग इन दिस सब सेक्शन शैल अप्लाई टू कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एंड डिसीजन ऑफ जर्नल बॉडी ऑफ सच सोसाइटी विद रिगार्ड टू अमेंडमेंट ऑफ बाईलॉज शैल बी फाइनल। देखिए, जो रजिस्ट्रार के पास पावर है कि अमेंडमेंट कर सकता है वो सोसाइटीज़ की, वो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं हमारी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़, उनके मामले में रजिस्ट्रार जो है वो कोई अमेंडमेंट नहीं भेज सकता। ये जो नई अमेंडमेंट आई हैं, तो इस अगर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो उनकी जनरल बॉडी रहेगी लोगों की, जो कि वोटिंग करके बायलॉज बनाती है, उनका डिसीजन ही फाइनल रहेगा। इस क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की जो अगर हम बात करें तो वहाँ पर रजिस्ट्रार खुद से अमेंडमेंट जो है वो करने की उसके पास कोई पावर अब नहीं रखी गई है रीसेंट अमेंडमेंट्स के अगर हम देखें तो। ठीक है, उसके बाद नाम चेंज करने की जब बारी आती है, उसमें क्या बदलाव आए हैं। सबसे पहले तो कह रहा है कि नो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी permitted to act as bank under the banking regulation act and shall be registered with word bank or any other derivative of the बैंक। ठीक है, इसमें कहा गया है कि कोई भी अगर प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है तो वो बैंक का काम नहीं कर सकती, वो बैंक का भी काम नहीं कर सकती, और ना ही वो अपने नाम के आगे किसी भी तरह का बैंक का वर्ड यूज़ करेगी या फिर बैंक का कोई डेरिवेटिव होगा। इस वर्ड का कोई यूज़ जो है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी जो है वो अपने साथ नहीं कर सकती। ठीक है, और जहाँ पर मान लीजिए कि ये इस अमेंडमेंट के आने से पहले, जब ये अमेंडमेंट 2010 में आया कि भाई कोई भी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी जो अपने साथ बैंक नाम का यूज़ नहीं करेगी, और कोई भी ऐसा डेरिवेटिव जो कि बैंक को रिप्रेजेंट करता है वो नाम यूज़ नहीं करेगी। और जब ये एक्ट 2010 में आया तो इन्होंने कहा कि आज से पहले अगर कोई सोसाइटी ऐसी थी प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी जो कि बैंक के नाम का यूज़ कर रही थी अपने नाम के साथ, तो उसको आने वाले 3 महीनों में वो जो वर्ड जो है, जो बैंक का वर्ड या फिर उसके डेरिवेटिव का नाम जिसका वो इस्तेमाल कर रही थी, उसे उस वर्ड को अपने नाम के आगे से हटाना पड़ेगा। और अगर वो हटा नहीं पाई इन इवेंट ऑफ फेलियर टू रिमूव, तो रजिस्ट्रार जो है वो उस सोसाइटी की वाइंडिंग अप का ऑर्डर भी दे सकता है अगर वो ठीक है, तो कोई भी प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी जो है वो बैंक नाम का इस्तेमाल जो है वो नहीं कर सकती, क्योंकि वो बैंक नहीं है, सीधी बात है। बैंक वो होते हैं जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर आएंगे, जो आरबीआई के एक्ट के अंदर आएंगे। ये तो भैया कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ एक्ट के अंदर अगर आ रहे हैं तो इनको बैंक वर्ड जो है यूज़ करने का इस्तेमाल नहीं होगा। उसके बाद है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटीज़, जहाँ पर हमने पढ़ा था कि रजिस्ट्रार जो है वो किसी भी सोसाइटी के 2 हिस्से कर सकता है या 2 सोसाइटीज़ वगैरह को जोड़कर एक सोसाइटी बना सकता है। तो देखिए, क्या इसमें क्या जो है आपको अमेंडमेंट देखने को मिले। तो इसमें हमने पढ़ा था कि रजिस्ट्रार जो है वो अगर ये डिसाइड कर लेगी कि भाई हमें ज़रूरत है अमालगमेशन की, तो अगर एमलगमेशन या डिवीजन का डिसीजन रजिस्ट्रार ले रहा है कि भाई ज़रूरी है किसी सोसाइटी को अमलगमेट करना या डिवाइड करना, तो वो सोसाइटी को एक टाइम फ्रेम देता था कि आप इतने टाइम के अंदर हमें बताइए कि अपनी आपकी तरफ से अगर कोई सजेशन है तो भैया आप हमें सजेशन दीजिए, हम कोशिश करेंगे, अगर अच्छी लगेगी तो हम उनको ड्राफ्ट में डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो टाइम पीरियड जो था वो पहले जो था मेंशन नहीं था, और इसमें जो है वो टाइम पीरियड बताया गया, और इन्होंने कहा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्शन या कोई भी सजेशन अगर आती है सोसाइटी की तरफ से,
2 महीने के अंदर अंदर जो सजेशन आएंगी उनके ऊपर जो है रजिस्ट्रार सोचेगा, और अगर वो रजिस्ट्रार को लग रहा है कि ठीक है उनके हिसाब से, तो रजिस्ट्रार जो है वो उसको अपने ड्राफ्ट के अंदर डालेगा, जो भी ड्राफ्ट उसने तैयार किया होगा सोसाइटीज़ की अमालगमेशन या डिवीजन के लिए। ठीक है, तो ये एक अमेंडमेंट जो है अमालगमेशन के लिए डाला गया। और उसके बाद एक और था कि नो स्कीम फॉर द कंप्रोमाइज और अरेंजमेंट और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स शाल बी टेकन इनटू अफेक्ट विदाउट द प्रीवियस सेक्शन इन राइटिंग ऑफ रिजर्व बैंक। तो ये भी हमने पढ़ा ही था पिछली बारी की, कोऑपरेटिव बैंक्स की अगर बात आएगी तो रिजर्व बैंक की परमिशन के अलावा, परमिशन के बिना जो है रजिस्ट्रार ना ही उनको अमलगमेट कर सकता है, ना ही डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो कोऑपरेटिव बैंक्स की जब बात आएगी तो आरबीआई और नाबार्ड की परमिशन के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद पार्ट थर्ड में क्या आएगा कि कौन से पर्सन जो हैं इसके मेंबर बन सकते हैं। इसमें जो है ये सब हमने कंडीशन पढ़ी थी, लेकिन एक नई कंडीशन जोड़ी गई है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हैं वो भी अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के मेंबर बन सकते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप होते क्या हैं? ये एक होमोजेनियस ग्रुप होते हैं, रूरल पुअर लोगों के लगभग 10 से 20 लोग एक साथ जुड़ते हैं और ये एक एसोसिएशन बनाते हैं और अपना छोटा छोटा जो पैसा होता है, जो अर्निंग होती है, उसको फंड के तौर में जो है वो इकट्ठा करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि आगे जो है इनके जो फर्दर मेंबर रहेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप के, उन्हें जो है वो कैसे लेंड किया जाए उस फंड के मुकाबले से। तो एक तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी ही रहती है, लेकिन ये वॉलंटियर रहते हैं, अपने ही लेवल पर इनके डिसीजन रहते हैं, कोई भी गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस में नहीं रहती। ठीक है, तो अपनी तरफ से जुड़ते हैं और अपनी तरफ से ही इनके सारे डिसीजन रहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के। ठीक है, तो ये भी अब डिसाइड किया गया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं ये भी मेंबर जो हैं वो बन सकते हैं किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के। ठीक है, देखिए 3 टर्में अब आगे आने वाले जो जितने भी हम पॉइंट्स पढ़ेंगे उसमें ज़रूरी रहेंगी। एक है प्राइमरी सोसाइटी क्या होती है, सेंट्रल सोसाइटी और एपेक्स सोसाइटी क्या होती है। देखिए प्राइमरी सोसाइटी वो होती है जिसमें मेंबरशिप जो है वो लोगों की रहती है, यानी इंडिविजुअल्स लोग जो हैं वो उसके मेंबर रहते हैं। जो इंडिविजुअल लोग एक सोसाइटी बनाते हैं उसको हम कहते हैं प्राइमरी सोसाइटी। उसके बाद सेंट्रल सोसाइटी आती है, इसके मेंबर जो हैं वो इंडिविजुअल नहीं रहते, बल्कि इसके मेंबर जो हैं ये प्राइमरी सोसाइटीज़ रहती है, यानी एक या दो से ज़्यादा दो या दो से ज़्यादा प्राइमरी सोसाइटीज़ जब जुड़ती हैं, किसी मेंबरशिप लेती हैं अगर, तो वो कहलाती है हमारी सेंट्रल सोसाइटी। और उसके बाद एपेक्स सोसाइटी जो है उसकी मेंबरशिप कौन लेता है, उसकी मेंबरशिप लेती हैं सेंट्रल सोसाइटीज़। ठीक है, तो प्राइमरी सोसाइटीज़ जो हैं वो सेंट्रल सोसाइटीज़ की मेंबरशिप लेती हैं और सेंट्रल सोसाइटीज़ एपेक्स सोसाइटीज़ की मेंबरशिप लेती हैं। और प्राइमरी सोसाइटी के मेंबर कौन रहते हैं, वो रहते हैं इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो ये 3 टर्में याद रखिएगा, आने वाले जो आगे पॉइंट्स मिलेंगे इसमें आपको काफ़ी देखने को मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद मेंबरशिप में एक और ये चीज़ पॉइंट अमेंड की गई कि एनी पर्सन डिज़ायरस ऑफ मेकिंग डिपॉजिट इन प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी शैल बिकम अ मेंबर ऑफ दैट सोसाइटी बाय सब्सक्राइबिंग मिनिमम शेयर कैपिटल प्रेस्क्राइब बाय इट्स बायलॉज एंड ऑन एडमिशन ही शैल इंटाइटल टू सच मेंबरशिप वोटिंग राइट्स। तो कहते हैं कि कोई भी अगर इंसान है वो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ में अपने डिपॉजिट्स कुछ रखना चाहता है, तो वो उस सोसाइटी का मेंबर बन सकता है अगर वो डिपॉजिट के साथ साथ वहाँ पर कुछ कैपिटल जो है, अगर वहाँ पर कैपिटल्स के शेयर भी खरीद ले। ठीक है, तो जब वो कैपिटल के शेयर खरीद लेगा तो वो उस मेंबर भी बन जाएगा उस प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी का, और उसको वो वोटिंग राइट्स जो हैं वो भी दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ एक अमेंडमेंट की गई है। उसके बाद है मेंबर्स जो हैं वो कब तक मेंबर नहीं बन सकते। पहले हमने पढ़ा था कि एक मेंबरशिप फ़ी होती है, जब तक वो मेंबरशिप फ़ी नहीं दी जाएगी तब तक वो मेंबर जो है किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर जो है वो रियल में नहीं माना जाएगा। ठीक है, और इसमें अमेंडमेंट करके और चीज़ें क्या डाली गई कि इसमें कहा गया कि जितने भी डिपॉजिटर्स हैं उनके पास वोटिंग राइट होना चाहिए। जो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी के जितने भी डिपॉजिटर हैं जिन्होंने डिपॉजिट जमा कराया है वहाँ पर, वो उनको वोटिंग राइट मिलेगा अगर वो एटलीस्ट एक शेयर भी उस प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक भी शेयर अगर वो खरीदते हैं वो डिपॉजिटर, तो उनको वोटिंग राइट जो है उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में, उस प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी में वोटिंग राइट भी मिलेगा। ठीक है, और नीचे फिर दूसरी लाइन में कहा गया कि जहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप अगर किसी इस प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर रहते हैं, तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है ये भी अपनी तरफ से एक मेंबर नॉमिनेट करेंगे। पूरा ग्रुप जो है एक मेंबर को नॉमिनेट करेगा और उस मेंबर को वोटिंग राइट मिलेंगे। इस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की अफेयर्स में जितने भी डिसीजंस लेने हैं वहाँ पर वोटिंग राइट इसको दिए जाएंगे। ठीक है,
उसके बाद अगर नीचे आएंगे चैप्टर 4 जो है मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, इसमें क्या अमेंडमेंट रहे। यहाँ पर हमने पढ़ा था इलेक्शन और नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ कमेटी की जो कमेटी बनती है उसमें हमने पढ़ा था कि मेंबर जो हैं इलेक्शन भी रहते हैं और कुछ मेंबर गवर्नमेंट की तरफ से नॉमिनेट भी किए जाते हैं। तो इसमें क्या आपको बदलाव देखने को मिला, यहाँ पर हमने ये चीज़ पढ़ी है कि कोई भी मान लीजिए कोई कमेटी है वो अगर उसका टाइम पीरियड ख़त्म हो गया तो उसको अपने टाइम पीरियड के 90 दिन से पहले पहले अपने टाइम पीरियड ख़त्म होने के 90 दिन से पहले पहले इलेक्शन करवाने होते हैं और नई कमेटी रेडी रखनी होती है, ताकि जब उस कमेटी का टेन्योर ख़त्म हो तो नई कमेटी को लाने के बीच में उसके इलेक्शन के बीच में ज़्यादा वक्त बर्बाद ना हो, जब भी उनका टेन्योर ख़त्म हो तो कमेटी रेडी रहे और नई कमेटी ज्वाइन करे। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा अगर नहीं हो पाता था तो हम पढ़ते थे कि रजिस्ट्रार जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसको अपॉइंट करेगा। लेकिन और चीज़ें यहाँ पर बदलाव क्या लाएगी कि अब रजिस्ट्रार के साथ साथ गवर्नमेंट जो है उसको भी पावर दे दी गई कि आप भी अपॉइंट कर सकते हैं। पहले सिर्फ रजिस्ट्रार अपॉइंट कर सकता था और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर सकता था, यानी सिविल सर्वेंट। लेकिन अब रजिस्ट्रार के साथ साथ गवर्नमेंट को भी पावर दी गई कि आप भी अपॉइंट कर सकते हैं। और एक और चीज़ की गई कि एडमिनिस्ट्रेटर तो आप अपॉइंट कर ही सकते हैं, ये तो पहले ही था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर के साथ साथ इन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटर अगर नहीं अपॉइंट कर सकते तो उसकी जगह आप बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, यानी बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेटर, इन दोनों में से कोई भी चीज़ अगर आप अपॉइंट कर सकते हैं, गवर्नमेंट और रजिस्ट्रार दोनों ही कर सकते हैं। जहाँ पर कमेटी किसी वजह से नहीं बन पाई है टाइम पीरियड के अंदर, तो वहाँ पर आप एडमिनिस्ट्रेटर कर सकते हैं अपॉइंट, या तो आप बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट कब करेंगे, ठीक है, टाइम पीरियड क्या रहेगा इस बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का या एडमिनिस्ट्रेटर का, जो कि को कमेटी के ना बनने की वजह से वहाँ पर रखे गए हैं। तो यहाँ कहा गया कि बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटर मे बी अपॉइंटेड फॉर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ and in circumstances beyond its control to 6 months and election shall be held within such period। तो ये जो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट आएंगे या एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट किया जाएगा गवर्नमेंट या रजिस्ट्रार की तरफ से, अगर कोई कमेटी जो है वो टाइम के अंदर नहीं बन पाई तो ये इनका टेन्योर जो है वो मिनिमम पहले अगर हम देखें तो 3 महीने का रहेगा, यानी 3 महीने से ज़्यादा आपने इसको नहीं रखना है। और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस आ गए कि अगर 3 महीने के अंदर भी फिर से कमेटी नहीं बन पाई तो 6 महीने मैक्स आप इसको एक्सकेड कर सकते हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 महीने, और मिनिमम आपको रहना है कि पहले कि 3 महीने के अंदर अंदर ही जो है नए इलेक्शन हो जाएं और कमेटी जो है वो नहीं बन जाए और एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह को छुट्टी 3 महीने में ही मिल जाए। लेकिन मैक्सिमम करें अगर तो 6 महीने तक कर सकते हैं, इससे ऊपर नहीं। ठीक है, फर्दर इन्होंने कहा कि बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जो है वो किस चीज़ के लिए अपॉइंट किया जाएगा। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट को गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, वो भी एपेक्स लेवल इंस्टीट्यूशन के लिए, और एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट किया जाएगा रजिस्ट्रार के लिए, रजिस्ट्रार के द्वारा, वो भी प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ और सेकेंडरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज़। ठीक है, यानी प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ और सेकेंडरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज़, यानी जो प्राइमरी सोसाइटीज़ और हमारी सेंट्रल सोसाइटीज़ हैं, अगर इनकी कमेटी जो है उसको बिठाना है तो वहाँ पर इनकी कमेटी अगर काम नहीं कर रही तो रजिस्ट्रार अपॉइंट करेगा एडमिनिस्ट्रेटर को। ठीक है, और अगर एपेक्स लेवल सोसाइटीज़ हैं, यानी एपेक्स सोसाइटीज़ हैं, अगर उनका बोर्ड अगर किसी वजह से काम नहीं कर रहा है तो गवर्नमेंट उसकी जगह जो है फिर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट को बिठाएगी, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बैठेगा। ठीक है, तो ये भी अमेंडमेंट जो है वो लाए गए। उसके बाद नेक्स्ट में कहा गया कि वेयर द गवर्नमेंट, जहाँ पर गवर्नमेंट जो है कि उसने किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में शेयर जो है वो पकड़ कर शेयर ले रखे हैं, या फिर किसी सोसाइटी की रीपेमेंट जो है उसको गारंटी, उसकी गारंटी जो है वो दी है अगर गवर्नमेंट ने, तो गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोई भी इंसान जो है उसको नॉमिनेट करेगी। और क्या रहेगी, ये जो हमने पिछली बार ही पढ़ा कि गवर्नमेंट जो है नॉमिनेट कर सकती है मेंबर्स को, मैक्सिमम 3 होने चाहिए या 1/3 होने चाहिए जितने भी टोटल मेंबर रहेंगे कमेटी के। ठीक है, जो भी इनमें से लेस रहेगा वो गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। लेकिन इसमें कुछ बदलाव क्या लाएंगे, इसमें ये कहा गया कि इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अदर देन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़, कि कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ के अलावा जो जितनी भी सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर 2 सीट्स जो हैं वो शेड्यूल कास्ट या बैकवर्ड्स के लिए रिज़र्व रखी जाएंगी, और 1 सीट जो है वो वुमेन के लिए रिज़र्व रखी जाएगी, और इसे गवर्नमेंट जो है फिल करेगी खुद नॉमिनेशन से। ठीक है, यहाँ पर इलेक्शन नहीं होंगे। जब
क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अलावा जो सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर ये जो 2 सीटें एसटीज़ के लिए और 1 सीट वीमेंस के लिए है, इसे गवर्नमेंट फिल करेगी और वो भी नॉमिनेशन करके, ठीक है। लेकिन दूसरे पॉइंट में ये कहा गया कि जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं यहाँ पर ये जो 2 सीट्स एसटीज़ के लिए और 1 सीट वुमेन के लिए रिजर्व रखी गई है, इसको इलेक्शन के द्वारा फील्ड किया जाएगा, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट नॉमिनेशन नहीं करेगी, इसमें इलेक्शन करेगी। तो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ में इलेक्शन होंगे इन रिजर्व सीटों के लिए, और जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ के अलावा जितनी भी सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी 2 मेंबर एसटीज़ के लिए, 1 मेंबर वीमेंस के लिए। और मान लीजिए कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी में अगर जो ये जो 2 सीटें या 1 सीटें वीमेंस के लिए एसटी के लिए रखनी है, वहाँ पर कोई कैंडिडेट ही नहीं है, मान लीजिए कोई एसटी का कैंडिडेट नहीं है, कोई वीमेन का कैंडिडेट नहीं है, तो वो सीटें जो हैं वो इलेक्शन के द्वारा फील्ड की जाएंगी फ्रॉम अनरिजर्व कैंडिडेट, ठीक है। तो वो जो अनरिजर्व कैंडिडेट रहेंगे वो उन सीटों को फिल करेंगे। इन टोटल नंबर ऑफ सीटें जो हैं उतनी रहेंगी, चाहे वो एसटीज़ हों, वह एसटीज़ एससी के मेंबर या वीमेन के मेंबर रहे ना रहे, ठीक है, लेकिन रहेंगे इलेक्शन के द्वारा ही। ओके, उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा कि गवर्नमेंट जो रहेगी भैया, अगर एपेक्स कोऑपरेटिव बैंक हैं या फिर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, वहाँ पर जिस गवर्नमेंट ने अगर कोई भी शेयर जो है वहाँ पर ले रखे हैं, वहाँ पर वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक ही मेंबर जो है वो नॉमिनेट कर सकती है उसकी कमेटी में। और अगर हम प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ की बात करें तो वहाँ पर गवर्नमेंट जो है उसका कोई भी नॉमिनी जो है वो नहीं रहेगा। यानी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ में गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोई इंसान नॉमिनेट नहीं कर सकती, और जो एपेक्स कोऑपरेटिव बैंक्स हैं या फिर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक हैं वहाँ पर जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम गवर्नमेंट जो है वो एक ही नॉमिनी अपनी तरफ से अपॉइंट कर सकती है, ठीक है। उसके बाद इलेक्शन में जो है क्या रिस्ट्रिक्शन रखी गई, या गवर्नमेंट की तरफ से जो नॉमिनेशन होनी थी या फिर कोई मेंबर जो थे वो उनका टर्म ख़त्म भी हो जाता था, उनको फिर भी आगे बढ़ा दिया जाता था, उनका टर्म बढ़ा दिया जाता था, इस पर भी जो है बार लगाया गया। क्या बार लगाया गया कि नो पर्सन शैल बी इलेक्टेड, नॉमिनेटेड और को ऑप्टेड आर अलाउड टू कंटिन्यू एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। इसमें कुछ कंडीशंस क्या रखी गई कि मान लीजिए पहली कंडीशन थी अ पर्सन हु रिप्रेजेंट अ सोसाइटीज अदर देन अ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। तो एक इंसान जो कि प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ के अलावा किसी सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और उस सोसाइटी ने जो है किसी भी बैंक की पेमेंट अगर 90 दिन से नहीं दी है, ये सोसाइटी का वो मेंबर है, प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ के अलावा किसी भी सोसाइटी को अगर वो रिप्रेजेंट कर रहा है और उस सोसाइटी ने अगर 90 दिन से ऊपर किसी बैंक की पेमेंट नहीं दे रखी है, तो उस इंसान को कमेटी का मेंबर नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी का अगर कोई मेंबर है और अगर उस सोसाइटी ने जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है उसने किसी बैंक की पेमेंट जो है पिछले 1 साल से ज़्यादा नहीं दी रखी है, उसको जो है वो कमेटी का मेंबर तब तक नहीं बनाया जाएगा जब तक वो डिफ़ॉल्ट जो है या जब तक वो पैसे जो है वो जिसको पेमेंट देनी है वो क्लियर नहीं कर देता, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट अगर कोई कर रहा है भैया किसी सोसाइटी का, या किसी सोसाइटी ने भी डिफ़ॉल्ट किया, तो उसका मेंबर जो भी रहेगा वो भी किसी की दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी का कमेटी का मेंबर जो है उसको नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। या फिर तीसरी कंडीशन ये भी रखेगी कि मान लीजिए कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसकी कमेटी जो है उसको गवर्नमेंट ने उसको रिमूव करके उसकी जगह कोई एडमिनिस्ट्रेटर बिठा दिया है, या फिर कोई कमेटी जो है वो काम ही नहीं कर रही है, तो उसका जो मेंबर रहेगा वो भी किसी दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी की कमेटी का मेंबर जो है उसको नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन का एक नया जो है आपको सेक्शन देखने का मिला 29B। इसमें कहा गया कि जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इनके जो मेंबर रहेंगे, सॉरी इनकी जो कमेटी के मेंबर रहेंगे उनकी एक प्रेस्क्राइब क्वालिफ़िकेशन रखी जाएगी रिजर्व बैंक की तरफ से, और जो भी इस प्रेस्क्राइब क्वालिफ़िकेशन को फुलफ़िल नहीं कर रहे होंगे उसको जो है आरबीआई के एडवाइस के या फिर नेशनल बैंक के एडवाइस के ऊपर उसको रिमूव कर दिया जाएगा कमेटी के मेंबर के तौर पे, ठीक है। तो एक क्वालिफ़िकेशन रखी गई कि उस क्वालिफ़िकेशन को मैच कीजिए तब आप मेंबर बन सकते हैं कमेटी के, अदरवाइज़ आप मेंबर नहीं बन सकते, ठीक है। और उसके बाद कमेटी के साथ साथ ये भी कहा गया कि भैया जो आप इलेक्ट कर रहे हैं वो तो आम इंसान है, आपको प्रोफेशनल्स की भी ज़रूरत है। तो उन्होंने ये भी कहा कि कुछ प्रोफेशनल्स भी जो हैं वो होने चाहिए जिनको कि स्पेशल नॉलेज रहेगा या किसी स्पेशल फील्ड के अगर वो एक्सपर्ट हैं। तो अगर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक या फिर एपेक्स कोऑपरेटिव बैंक की कमेटी में उनकी ज़रूरत है तो आप उन प्रोफेशनल्स को भी वहाँ पर अपॉइंट कर सकती है गवर्नमेंट। नंबर क्या रहेगा वो खुद या तो कमेटी डिसाइड करेगी या तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ठीक है। तो प्रोफेशनल्स का भी एक जो है ये
वहाँ पर प्रावधान रखा गया। ठीक है, उसके बाद है सुपर सेशन या फिर रिमूवल ऑफ कमेटी में एक नया प्रावधान क्या रखा गया कि पहले हमने कहा था, पिछली बार जो हमने पढ़ा था कि अगर गवर्नमेंट या रजिस्ट्रार को लग रहा है कि कोई कमेटी जो है वो काम नहीं कर रही है, वो डिफ़ॉल्ट कर रही है, नेग्लिजेंट है अपनी परफॉर्मेंस में, ड्यूटी में, तो वो क्या करेंगे कि वो सोसाइटी को नोटिस देंगी। 7 दिन का नोटिस हमने पहले पढ़ा था कि 7 दिन का नोटिस देंगी और उसके बाद वो उसको रिमूव करके उसकी जगह एडमिनिस्ट्रेटर को डाल देंगी और एडमिनिस्ट्रेटर की टर्म 6 महीने रहेगी, हमने वहाँ पर पढ़ा था। लेकिन जो अमेंडमेंट हुआ उसमें ये कहा गया कि सबसे पहले तो 7 दिन की जगह 15 दिन का टाइम दिया जाएगा। सोसाइटी को बोला जाएगा 15 दिन का टाइम है, आप बताइए कि भाई आप क्यों, आपकी कमेटी जो है वो डिफ़ॉल्ट कर रही है या परफॉर्म नहीं कर पा रही है अपनी ड्यूटी, और 15 दिन के अंदर जब वो जवाब देंगे और जवाब अगर ठीक लगेगा तो उसको ठीक है कंटिन्यू करेंगे, और नहीं लगेगा जवाब ठीक तो उसको कमेटी को हटाकर एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर देंगे। ठीक है, तो 7 दिन से बढ़ाकर 15 दिन का जो टाइम पीरियड रखा गया जिसमें उनका सुना गया एक्सक्यूज़ेस को, और दूसरा ये कहा गया कि उसकी जगह जो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाएगा उसका टेन्योर 2 महीने का रहेगा। ठीक है, पिछली बार हमने पढ़ा था कि 7 दिन का नोटिस के बाद टेन्योर 6 महीने का रहेगा, लेकिन इसमें जो है कहा गया कि भैया सुपरसीड करके जो कमेटी अगर बिठाएगी तो उस सुपरसीड करके कमेटी को एडमिनिस्ट्रेटर बिठाया जाएगा तो उसका टेन्योर 2 महीने का रहेगा। ठीक है, मिनिमम इनिशियल जो है वो 2 महीने का ही रहेगा और कोशिश की जाए कि इन 2 महीने के अंदर ही इलेक्शन हो और नई कमेटी बन जाएगी। लेकिन मान लीजिए कि किसी वजह से 2 महीने के अंदर कमेटी नहीं बन पाई, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे आ गए जिसकी वजह से नहीं आई, तो मैक्सिमम जो है आप एक टाइम में उसका उसका एडमिनिस्ट्रेटर का जो टेन्योर है उसको आप 1 साल तक बढ़ा सकते हो। एक टाइम में 1 साल, और मैक्सिमम अगर 1 साल में भी काम नहीं हुआ तो आप उसको और 2 साल के लिए बढ़ा सकते हो, यानी टोटल आप 2 साल तक एडमिनिस्ट्रेटर का टर्म बढ़ा सकते हो। सुपरसीड के केस में आपको इनिशियली रखना है कि 2 महीने के अंदर ही नया बोर्ड जो है वो बन जाए, नई कमेटी बन जाए, लेकिन 2 महीने में नहीं हुआ तो आप एक टाइम में पहले उसको 1 साल के लिए बढ़ाएंगे, और 1 साल में भी अगर नहीं काम हुआ तो आप मैक्सिमम उसको 2 साल तक बढ़ा सकते हैं। 2 साल से ऊपर आपको उसको नहीं करना, 2 साल में फिर आपको भैया इलेक्शन करवा ही देने हैं। तो ये चीज़ एक अमेंडमेंट ज़रूर देखने को मिला। उसके बाद ये बात आई, एक और कहा गया कि मेंबर ऑफ कमेटी ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। अब प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी की जब बात आती है, अगर उसका बोर्ड जो है वो नॉमिनेट कर दिया गया है तो उसमें जो भैया रहेगा शैल बी सॉरी, जो प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी का अगर कोई मेंबर है जिसको कि सुपरसीड कर दिया गया था, जिसका प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी की कमेटी को सुपरसीड कर दिया गया था, तो उसका कोई भी अगर मेंबर है तो वो किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के इलेक्शन में इलेक्शन नहीं लड़ सकेगा, उसको उससे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। कितने टाइम के लिए? लगभग 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के लिए। तो जब भी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी के अगर कमेटी को सुपरसीड किया गया तो उसके जितने भी मेंबर रहेंगे उनको आने वाले 3 साल तक के लिए किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में इलेक्शन लड़ने की आप इजाज़त नहीं दे सकते। ठीक है, तो 3 साल के लिए फिर वो बाहर हो जाएंगे, कमेटी का कसूर होगा और भुगतना तो भैया सबको पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद भैया नेक्स्ट ये कहा गया कि रजिस्ट्रार शैल इन केस ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक्स की अगर हम बात करें तो अगर उसके बोर्ड को या उसकी कमेटी को हटाने की बात आएगी तो उसकी जगह अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाएगा तो उसका पीरियड जो है वो 2 साल से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। ठीक है, वो हमने सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ा, लेकिन ये है कोऑपरेटिव बैंक का, अगर कोऑपरेटिव बैंक की जो कमेटी है वो अगर डिफ़ॉल्ट कर रही है और रजिस्ट्रार को अगर उसको हटाकर उसकी जगह एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करना है तो उस एडमिनिस्ट्रेटर की टर्म जो है वो 2 साल से ज़्यादा नहीं रहेगी। ठीक है, उसकी एक ही लिमिट है, वहाँ पर वो 2 महीने 6 महीने फर्दर और अदर वाली नहीं है, सीधा है कि 2 साल तक, उससे 2 साल से ज़्यादा नहीं रहेगी। नेक्स्ट में कुछ ट्रांजिशनल प्रोविज़न जो हैं वो रखे गए हैं और इसमें कहा गया है, इसमें ये कहा गया ट्रांजिशनल प्रोविज़न में कि मान लीजिए कि 2003 को जब ये एक्ट आया, जब 2003 में अमेंडमेंट आए, उससे पहले अगर गवर्नमेंट ने किसी भी बोर्ड को हटाकर उसकी जगह कोई एडमिनिस्ट्रेटर या फिर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जो है अपॉइंट कर रखा था, तो इस कमेंसमेंट के आने से पहले अगर कोई वहाँ पर बोर्ड था उसके कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अफेयर को मैनेज करने के लिए, तो वो बोर्ड जो है वो 1 साल तक, यानी इस एक्ट के आने के, इस अमेंडमेंट के आने के बाद भी 1 साल तक जो है वो वहीं पर उसकी मैनेजमेंट करता रहेगा मैक्सिमम पीरियड के लिए। ठीक है, और दूसरा है कि 2011 में अगर जब 2011 में अमेंडमेंट आते हैं, उस अमेंडमेंट के आने से पहले अगर गवर्नमेंट ने कोई बोर्ड ऑफ
ऑफ मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेटर किसी सोसाइटी का बिठा रखा होगा उसकी मैनेजमेंट के लिए, तो वो बोर्ड जो है वो कम से कम 6 महीने तक जो है वो और जो है वो उसके मैनेज कर सकता है उसके अफेयर, ठीक है। और तीसरा है कि 2018 में जब अमेंडमेंट आए उससे पहले अगर कोई बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट ने बिठा रखा था तो उसका टेन्योर जो है वो लगभग 2 साल और चलेगा मैक्सिमम पीरियड के लिए। इससे पहले अगर हो सकता है तो आप इलेक्शन करवा लीजिए, नहीं हो सकता तो 2 साल तक आप रख सकते हो, ठीक है। तो अलग अलग अमेंडमेंट की अलग अलग डेट रखी गई। और उसके बाद ये कहा गया कि एक और प्रावधान ये था कि 2018 में जब अमेंडमेंट आए उससे पहले मान लीजिए कि किसी सोसाइटी का किसी बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जो है उसका काम ख़त्म हो चुका है, अगर उसका पीरियड ख़त्म हो चुका है इस 2018 के एक्ट के आने से पहले पहले, तो गवर्नमेंट जो है वहाँ पर फिर कोई एडमिनिस्ट्रेटर या फिर कोई ट्रांजिशनली बोर्ड जो है वो बैठा सकती है। वो भी कितने टाइम के लिए, 2 साल के लिए या फिर उससे ज़्यादा भी अगर कोई पीरियड है, अगर जो गवर्नमेंट को लग रहा है कि भाई इतने टाइम के लिए बैठाना चाहिए तो वो बिठा सकती है, ठीक है। तो ये भी अमेंडमेंट लाए गए। उसके बाद ट्रांजिशनल प्रोविज़न लाए गए कि कोऑपरेटिव बैंक्स को अगर रिवाइव करना है उसके लिए कुछ नई चीज़ें जो हैं वो ऐड की गई इसमें। उसमें ये कहा गया कि गवर्नमेंट जो है वही प्रोफेशनल बोर्ड जो है यानी प्रोफेशनल लोगों का बोर्ड जो है वो बना सकती है किसी भी कोऑपरेटिव, किसी भी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स के अफेयर्स वगैरह को मैनेज करने के लिए, ठीक है। और ये प्रोफेशनल बोर्ड किस लिए बैठाया जाएगा कि इन सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स को कैपिटल रिस्क टू एडिक्वेसी रेशियो जो है वो मेंटेन करवा सके, ठीक है। यानी इनके बोर्ड जो है वो काम ढीला कर रहे हैं, वो CRAR जो है यानी कैपिटल रिस्क एडिक्वेसी रेशियो जो है उसको मेंटेन नहीं कर पाए किसी वजह से, तो उसको हटाकर जो है प्रोफेशनल बोर्ड जो है वो गवर्नमेंट बिठा सकती है, ठीक है। अब कहता है कि जब ये प्रोफेशनल बोर्ड जो है अगर बाय द वे को सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स पर बिठा दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसका जो एग्जिस्टिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट रहेगी वो काम करना बंद कर देगी, ठीक है। और ये जो प्रोफेशनल बोर्ड बिठाया जाएगा ये मैक्सिमम 2 साल के लिए काम करेगा, इससे ज़्यादा नहीं काम करेगा। 2 साल तक जो है ये इसको मैनेज करता रहेगा, और अगर गवर्नमेंट को लगेगा कि इसकी जो पीरियड उसको और बढ़ाना चाहिए तो वो फर्दर बढ़ा भी सकती है, ठीक है। अब कहते हैं गवर्नमेंट या प्रोफेशनल बोर्ड जो है वो फिर इन बैंक्स की फर्दर और ज़्यादा अच्छा काम हो सके तो उसके लिए मैनेजिंग डायरेक्टर भी जो है वो बिठा सकता है इन कोऑपरेटिव बैंक्स की फर्दर और स्ट्रेंथनिंग के लिए। और इस MD का पीरियड क्या रहेगा वो भी प्रेस्क्राइब किया जाएगा, या तो गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करेगी या फिर ये प्रोफेशनल बोर्ड प्रेस्क्राइब करेगी, ठीक है। तो ये प्रावधान रखेगा। उसके बाद प्रिविलेजेस के बारे में हमने पढ़ा था कि इसमें कुछ आपके लिए ख़ास नहीं है, इसमें कोई अमेंडमेंट ख़ास भी हुआ नहीं है, और कोई चीज़ ही इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसमें अमेंडमेंट भी होगा तो क्या फ़ायदे है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 6 जो था इसमें था गवर्नमेंट एड जो आती थी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में। इसमें हमने एक पढ़ा था कि डायरेक्ट पार्टनरशिप यानी गवर्नमेंट जो है डायरेक्ट पार्टनरशिप कर लेती है, किसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के शेयर डायरेक्टली खरीद लेती है, ठीक है। इसमें ये एक और अमेंडमेंट ये लाया गया कि शेयर कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय गवर्नमेंट इन केस ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी shall not exceed 25% of share capital and government or such society में reduce it further, ठीक है। इसमें ये कहा गया कि अगर बात की गई कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ की, यहाँ पर कहा गया कि गवर्नमेंट जो अगर इसके शेयर खरीदना चाहती है तो जितने भी शेयर टोटल होंगे उसके 25% तक ही खरीद सकती है, यानी 25% से ज़्यादा शेयर गवर्नमेंट किसी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें तो उसके 25% से ज़्यादा शेयर नहीं खरीद सकती गवर्नमेंट। पिछली बार हमने पढ़ा था कि वो गवर्नमेंट जो है उसको छूट थी कि गवर्नमेंट जो है जितने मर्जी शेयर खरीद सकती है और बाकियों के लिए लिमिटेड थी 1/50। लेकिन अब कहा गया कि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए कि गवर्नमेंट जो है 25% से ज़्यादा शेयर नहीं खरीद सकती, और इसको और भी घटाया जा सकता है, बढ़ाया नहीं जा सकता लेकिन घटाया जा सकता है अगर गवर्नमेंट या फिर सोसाइटी चाहेगा तो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको अमेंडमेंट देखने को मिलेंगे ये देखते हैं। हाईलाइटेड है, देखिए हाईलाइटेड से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये आखिरी नहीं है, 7वां चैप्टर है प्रॉपर्टीज़ और फंड जो थे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में। इसमें हमने कहा था कि नेट प्रॉफिट का इस्तेमाल जो है वो कहाँ कहाँ किया जा सकता है सोसाइटी के द्वारा, तो इसमें एक अमेंडमेंट ये लाया गया
कि सबसे पहले तो हमने कहा था कि 25% हमने कहा था कि जो भी रहेगा नेट प्रॉफिट उसको रिजर्व फंड में डालना पड़ेगा, ये हमने पिछली बार पढ़ा था। लेकिन अमेंडमेंट हुआ और इसमें ये कहा गया कि कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ जो रहेंगी, इनको कोई भी कंपल्सरी नहीं रहेगी कि इनको 25% पैसा अपने फंड में डालना ही डालना है। किसी और फंड में अगर इनको डालना है जो कि लग रहा है इनको कि अपने नेटवर्थ या फिर अपने फंड को बढ़ाने के लिए अगर कोई ऐसा फंड है जिसमें इनको इन्वेस्ट करना चाहिए तो कर सकते हैं। अदरवाइज़ इनको कोई कंपल्शन नहीं थी कि आप रिज़र्व फंड में 25% पैसा डालिए। मन है तो डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई कंपल्शन जो है वो नहीं रखी गई। किसके लिए? सिर्फ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए। बाकियों को जो है 25% रिज़र्व फंड में डालना ही डालना है। ओके। उसके बाद प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ को लेकर ये कहा गया कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ जो हैं वो अपने मेंबर्स को डिविडेंड अब देंगी। पहले हमने पिछली बार पढ़ा था कि वो डिविडेंड नहीं देंगी। अब ये कहा गया कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ जो हैं वो अपने मेंबर्स को डिविडेंड देंगी। कितना डिविडेंड देंगी? जो भी गाइडलाइंस जो है रजिस्ट्रार सेट करेगा या नेशनल बैंक सेट करेगा, उसके हिसाब से वो डिविडेंड जो है वो अपने मेंबर को देंगी। लेकिन अब देंगी भैया, अब ऐसा नहीं है कि बिना डिविडेंड के आपको काम चलाना है। ठीक है। उसके बाद जो फंड आएंगे नेट प्रॉफिट के अलावा, जो फंड आते हैं उसका इस्तेमाल जो है कहाँ कहाँ करना है, तो उसका इस्तेमाल ये तो हमने सब पढ़ा था। उसके बाद हमने एक अमेंडमेंट ये लाया गया कि वो उस फंड का इस्तेमाल किसी भी बैंक में जो कि रिज़र्व बैंक के द्वारा रेगुलेट हो रहा है या फिर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो रिज़र्व बैंक के द्वारा अपॉइंट हो रहा है, उसमें भी जो है फ़ंड का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और एक और सेक्शन ई डाली गई, इसमें कहा गया कि कोई भी इसके अलावा दूसरा जो मोड अगर कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से या रजिस्ट्रार की तरफ से आने वाले टाइम में परमिट किया जाएगा तो उसमें भी जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो नया रूल है यानी क्लॉज ई का, यानी इसका जो रूल रहेगा ये कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ के ऊपर लागू नहीं होगा, ये भी अमेंडमेंट में कहा गया। ठीक है। उसके बाद लोन किस किस को देना है, ये अमेंडमेंट हुआ कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, पहले हमने पढ़ा था कि सिर्फ अपने मेंबर्स को ही लोन दे सकती है। अब अमेंडमेंट हुआ कि कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो किसी दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी अगर लोन देना चाहे तो वो दे सकती है। ठीक है। उसके बाद दूसरा ये था कि कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ जो हैं वो अपनी लोन पॉलिसीज़ जो हैं किसी भी अगर इंडिविजुअल को उनको लोन देना है तो उसके लिए वो लोन पॉलिसी जो है अपनी वो बना सकती हैं। अगर उनको लग रहा है कि उनके सोसाइटी के इंटरेस्ट में अगर किसी भी इंडिविजुअल को लोन देने में फ़ायदा है तो अपनी लोन पॉलिसी जो वो अलग से बना सकती है। ठीक है। उसके बाद मान लीजिए कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसमें कोई डिपॉजिटर ने अपना पैसा दे रखा है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है उस डिपॉजिटर को भी लोन दे सकती हैं। लेकिन जो भी उसने डिपॉजिट दे रखा होगा उस डिपॉजिट को एज अ सिक्योरिटी उसको रखना पड़ेगा, यानी एज अ कोलेटरल उसको रखना पड़ेगा और वो डिपॉजिटर जो है वो सोसाइटी से लोन ले सकता है। ठीक है। फिर रखा गया कि पर्सन हु बिकम अ मेंबर ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज इन टर्म ऑफ सब सेक्शन 8 ऑफ सेक्शन 17 शैल बी एलिजिबल फॉर लोन इन सेम मेंबर एज द मेंबर ऑफ अदर सोसाइटीज। ठीक है। तो सेक्शन 17 की सब सेक्शन 8 के तहत जो मेंबर बनेगा किसी भी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी का, तो उसको भी दूसरे मेंबर की तरह सेम ट्रीट किया जाएगा लोन के मामले में। नेक्स्ट ये कहता है कि जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं उनको ये जो रूल्स रहते हैं जो बाकी बैंक्स को रहते हैं, जैसे कि कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स जो हैं इनको मेंटेन करना, इस रेशो को, ये जो रूल्स जो बैंक्स को लागू रहते हैं वो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ जो हैं उनको भी अब लागू रहेंगे। ठीक है। बोरोइंग्स पर इंस्ट्रक्शन क्या दी गई कि कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ जो हैं वो अब जो लोन दूसरी सोसाइटी से ले रही थी उसके अलावा जो हैं ये किसी भी बैंक से जो कि रिज़र्व बैंक के द्वारा जो है एफिलिएटेड है या रिज़र्व बैंक जिसको रेगुलेट करती है उस बैंक से भी चाहें तो अगर ये जितना लोन चाहें तो वो ले सकते हैं, वो इनको आज़ादी रहेगी। ठीक है। उसके बाद है रिस्ट्रिक्शन ऑन अदर ट्रांजैक्शन विद नॉन मेंबर, की नॉन मेंबर के साथ अगर ट्रांजैक्शन करनी है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को तो वो कैसी रहेगी। पिछली बार हमने पढ़ा था कि पहले उनको नॉन मेंबर के साथ ट्रांजैक्शन जो हैं वो अलाउड नहीं थी। यहाँ पर ये कहा कि ट्रांजैक्शन जो है विद पर्सन अदर देन मेंबर शैल बी सब्जेक्टेड टू रिस्ट्रिक्शन। ठीक है। जैसे भी प्रेस्क्राइब की जाएंगी किसी भी सोसाइटी के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा, उन रिस्ट्रिक्शंस के अंदर अंदर ही जो है इनको नॉन मेंबर्स जो रहेंगे सोसाइटी के, उनके साथ अगर कोई ट्रांजैक्शन या कोई भी फाइनेंशियल
डिजिटल लेन देन करना है तो वो रिस्ट्रिक्शंस के साथ रहेंगी, लेकिन कुछ हद तक एलो हैं, ठीक है। और कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ के केस में ये कहा गया कि ट्रांजैक्शन अगर उनको करना है नॉन मेंबर्स के साथ तो वो डिसीजन जो है वो उस सोसाइटी की जो कमेटी होगी उसके ऊपर डिसाइड होगा। अगर वो मैं नॉन मेंबर के साथ ट्रांजैक्शंस करना चाहती है तो वो कर सकती है, नहीं करना चाहती है तो नहीं करेगी, ओके। और आखिरी जो चैप्टर था 8वां चैप्टर ऑडिट वगैरह के रिलेटेड, उसमें क्या अमेंडमेंट आए। सबसे पहले तो ये था कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ जो हैं उनका अकाउंट, जैसा कि हमने कहा था कि 1 साल में एक बार अकाउंट एडिट करना है और वो या तो रजिस्ट्रार करेगा या तो उसके द्वारा अपॉइंट किया गया बंदा करेगा, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ तीसरा एक और चीज़ डाली गई कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है, जो कि कमेटी अपॉइंट करेगी, वो भी ऑडिट चाहे तो वो कर सकता है। तो या तो रजिस्ट्रार करेगा या तो रजिस्ट्रार के द्वारा अपॉइंट किया गया पर्सन, और या तो सीए जो है, अब नया सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है, ये भी डाला गया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट भी चाहे, अगर कमेटी चाहे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉइंट करेगी और वो साल में एक बार उसको सोसाइटी का ऑडिट कर सकती है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि अकाउंट जो रहेगा एपेक्स कोऑपरेटिव बैंक का और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का, इसको चार्टर्ड अकाउंटेंट ही जो है वो करेगा ऑडिट। तो एपेक्स कोऑपरेटिव बैंक्स जो रहेंगे या फिर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक रहेंगे, उनका ऑडिट कौन करेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा, और उस चार्टर्ड अकाउंटेंट को कमेटी अपॉइंट करेगी उस सोसाइटी की। और कमेटी अपॉइंट कहाँ से करेगी? जो भी एक पैनल नेशनल बैंक ने अप्रूव किया होगा, उस पैनल के बीच में से ही कमेटी जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंट करेगी, और वो जो है ऑडिट करेगी एपेक्स कोऑपरेटिव सोसाइटी और सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रार जो है वो स्पेशल ऑडिट अगर चाहे तो किसी भी एपेक्स कोऑपरेटिव सोसाइटी का और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का वो कर सकता है स्पेशल ऑडिट। अगर उसको लग रहा है कि जो कमेटी के द्वारा ऑडिट करवाया गया है वो सही नहीं है तो वो स्पेशल ऑडिट भी करवा सकता है, लेकिन उसको रिजर्व बैंक या नेशनल बैंक जो रहेगा, नाबार्ड वगैरह, उससे पहले कंसल्ट करना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रार या अथोराइज पर्सन जो रजिस्ट्रार के लिए, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है, पहले जो हम पढ़ते थे कि जो अकाउंट्स रहेंगे सोसाइटी के, जो भी बुक्स डॉक्यूमेंट वगैरह और समन देने का हक जो था वो रजिस्ट्रार या फिर उसके द्वारा अपॉइंट किए इंसान को था। अब यही जो हक है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी दे दिया गया कि आप जितनी भी सोसाइटी की, किसी भी सोसाइटी की बुक हैं उसको आप किसी भी टाइम अगर चाहें तो एक्सेस कर सकते हैं, और आप समन वगैरह भी किसी को कर सकते हैं। अगर वगैरह बुक्स वगैरह के रिलेटेड कोई रिकॉर्ड होल्डर है, कोई भी कस्टोडियन है, तो उसको अगर आप बुलाना चाहें समन करके किसी भी डॉक्यूमेंट के साथ, तो कभी भी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो भी बुला सकता है, रजिस्ट्रार और उसके द्वारा अपॉइंट किए गए पर्सनस के अलावा, ओके। नेक्स्ट है कि कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर सोसाइटीज़ जो हैं फ्री टू डिसाइड द कॉम्पनसेशन फॉर ऑडिट, रिकरिंग ऑडिट और री ऑडिट की। जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ जो हैं वो रिकरिंग ऑडिट कराएं, री ऑडिट कराएं या दूसरा नॉर्मल ऑडिट कराएं, उसका जो कॉम्पनसेशन होगी, जो भी फ़ी वगैरह डिसाइड करनी, कितनी फ़ी देनी है किसको, वो अगर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ के मामले में वो उनको खुद की आज़ादी है, जितनी मर्ज़ी फ़ी चाहें, तो ये गवर्नमेंट जो है डिसाइड नहीं करेगी। जितनी वो चाहेंगे डिसाइड कर सकते हैं फिर, और उतनी ही कॉम्पनसेशन उनको आगे देनी होगी, ओके। तो इतना ही था 8 जो चैप्टर्स हैं। हम ये 9वां चैप्टर आ गया है, पार्ट बी में हम ये सारे पढ़ेंगे और विद अमेंडमेंट पढ़ेंगे। अब इसको हम अलग से नहीं पढ़ेंगे, विद अमेंडमेंट जो है पार्ट बी में हम पढ़ेंगे। 9 चैप्टर से लेकर 16 चैप्टर के बीच में जो भी सेक्शंस हैं और जितनी भी अमेंडमेंट आई हैं उसे हम अमेंडेड वर्जन में ही पढ़ेंगे। और आपको जो PDF अब टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी वो पार्ट बी के बाद मिलेगी, और यही PDF मिलेगी जिसमें अमेंडेड पोर्शन है सारा। तो यही PDF आपको पढ़नी है और यही आपके काम की रहेगी। तो नेक्स्ट वीडियो भी आपको जल्दी मिल जाएगी। इस वीडियो को देखिए और पिछले जो आपने नोट्स बना रखे हैं वीडियो के, उसके बीच में आप जो है ये चीज़ ऐड कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।